आज हम वन डायमेंशन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके स्टेशनरी सॉल्यूशंस और बाउंड्री एंड कंटिन्यूटी कंडीशंस को भी डिस्कस करेंगे। किसी पार्टिकल के लिए जिसका मोमेंटम px है, उसके लिए जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर ये Vxt है, वो पोटेंशियल एनर्जी रीजन है जो कि पोजीशन और टाइम पर डिपेंड कर रहा है इस इक्वेशन में। लेकिन यदि ऐसा केस हो जिसमें पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है Vxt वो टाइम पर डिपेंड नहीं हो, तो हम इसको केवल Vx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस केस में ये इक्वेशन इसमें चेंज हो जाएगी। ये श्रोडिंगर इक्वेशन है इस पार्टिकल के लिए जिसमें पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन केवल पोजीशन पर डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे, जहाँ पर पोजीशन का वेव फंक्शन, पोजीशन का फंक्शन और टाइम का फंक्शन दोनों को अलग अलग करेंगे। तो इसका मेथड ये है कि psi है उसमें से जो x का फंक्शन है उसको अलग रखेंगे और टाइम का फंक्शन है उसको अलग। मीन्स यहाँ पर psi x है वो केवल पोजीशन का फंक्शन है और phi t है वो केवल टाइम का फंक्शन है। इस केस में यदि यहाँ पर psi x t है, इसको इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन 3 मिलेगी। इस इक्वेशन 3 में यदि हम psi x phi t से इसको डिवाइड करें तो उस केस में इसको रीअरेंज करने के बाद में हमें इक्वेशन 4 मिलेगी। इस इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड का पार्ट है इसका यह केवल पोजीशन डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है। इसी तरह ये पार्ट है वो केवल टाइम डिपेंडेंट है, ये पोजीशन डिपेंडेंट नहीं है। मीन्स यदि टाइम में चेंज होने पर इसका जो लेफ्ट हैंड पार्ट है ये उसमें किसी तरह का चेंज नहीं होता है। सिमिलरली यदि पोजीशन में चेंज किया जाए तो इस पार्ट में कोई चेंज नहीं होता है। यह तभी हो सकता है जब ये दोनों किसी सेम कांस्टेंट के इक्वल हो। माना कि ऐसा ये कांस्टेंट ई के बराबर है तो ये पार्ट भी ई के बराबर होना चाहिए और ये पार्ट भी ई के बराबर होना चाहिए। तो इस वाले केस में हम इस पार्ट को इक्वेशन 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है ये वाला, इसको भी हम ई से रिप्रेजेंट ई के बराबर पुट कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड पार्ट को ई के बराबर पुट करने पर इक्वेशन 6 हमें मिलती है। इस इक्वेशन सी को हम रीअरेंज करेंगे तो हमें इक्वेशन 7 मिलेगी। यह इक्वेशन ही टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है वन डायमेंशन में। यहाँ पर जो वन डायमेंशन टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन है उसको इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि इस इक्वेशन में हैमिल्टोनियन इसको इक्वेशन 7 को हैमिल्टोनियन के फॉर्म में लिखें तो हम इसको इक्वेशन 8 से लिख सकते हैं। यहाँ पर यह हैमिल्टोनियन टाइम इंडिपेंडेंट है क्योंकि जो वेक्टर रीजन है, वेक्टर पोटेंशियल जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी रीजन है Vxt यहाँ पर t पर डिपेंडेंट नहीं है, केवल पोजीशन डिपेंडेंट है। इसीलिए ये टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन है। अब यहाँ पर E को जो कांस्टेंट E हमने एज्यूम किया है उसको देखेंगे। यदि इक्वेशन 5 है उसको इस तरह लिखें तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इसका सॉल्यूशन ये होगा। यहाँ पर C को हम ओमिट कर सकते हैं जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। मीन्स phi t इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस। ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन था
हमने एज्यूम किया था जो, अब इस इक्वेशन जो हमने एज्यूम की है इक्वेशन 2, उसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन 12 प्राप्त होगी। साई एक्स टी इक्वल्स टू साई एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस। क्वांटम मैकेनिक्स में जो टोटल एनर्जी होती है उसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। यदि इस ऑपरेटर को इस इक्वेशन पर अप्लाई करें, यहाँ पर अप्लाई करें, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे, फिर इस तरफ इसको अप्लाई करेंगे तो फाइनली हमें ये मिलेगा, और इसको रीअरेंज करने के बाद में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें जो ऑपरेटर है आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, उसको साई एक्स टी पर अप्लाई करने पर हमें सेम फंक्शन प्राप्त होता है विद एन आइगन वैल्यू ई। तो यहाँ पर साई एक्स टी है वो आइगन फंक्शन है और ई है ये आइगन वैल्यू है। तो इक्वेशन 13 है वो इस ऑपरेटर, इस एनर्जी ऑपरेटर के लिए आइगन वैल्यू इक्वेशन है, और यहाँ पर जो ई है वो उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी है। अब वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है उसका स्टेशनरी सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन ये हमने एक पिछले स्लाइड में निकाला है, साई एक्स टी इक्वल्स टू साई एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस आई ई टी अपॉन एच क्रॉस। यहाँ पर इस सॉल्यूशन के लिए जो पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है साई स्टार साई है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन 14 में यदि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालें साई स्टार और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट होगी वो टाइम पर डिपेंड नहीं होगी। तो इस तरह का सॉल्यूशन, इस तरह की स्टेट जिसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टाइम पर डिपेंड नहीं करती हो, वह सॉल्यूशन स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन होता है। किसी वेव फंक्शन के लिए जो बाउंड्री कंडीशंस होती है वो इस तरह होगी, साई एक्स का मान जो वेव फंक्शन है, स्टेट फंक्शन भी कहते हैं इसको, तो जो स्टेट फंक्शन है साई एक्स उसकी वैल्यू हमेशा फाइनाइट होनी चाहिए एक्स की प्रत्येक वैल्यू के लिए। मीन्स एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए साई एक्स का मान इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। वेव फंक्शन को हमेशा सिंगल वैल्यूड होना चाहिए एक्स की ईच वैल्यू के लिए। मीन्स एक्स की किसी एक वैल्यू के लिए साई एक्स का मान एक से अधिक नहीं होना चाहिए। साई एक्स मस्ट हैव वन वैल्यू फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स। थर्ड वन इज साई एक्स मस्ट बी कंटिन्यूस in all region where the potential is finite। मीन्स फाइनाइट पोटेंशियल रीजन में वेव फंक्शन का मान हमेशा कंटिन्यूस होना चाहिए। और फोर्थ वन है ग्रेडियंट ऑफ साई एक्स डी साई एक्स डी एक्स मस्ट बी कंटिन्यूस इन ऑल रीजन्स वेयर द पोटेंशियल इज फाइनाइट। फाइनाइट पोटेंशियल रीजन में जो डी साई अपॉन डी एक्स है उसका मान कंटिन्यूस हो, डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। थैंक यू।